हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ मॉडल्स ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोहर्स मॉडल इसमें इंक्लूडेड है, समरफील्ड मॉडल, आपका जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। इसे थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल भी कही जाती है। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कही जाती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है, जो हमारा परमाणु है, वो क्या है? वो एक स्फीयर है, एक गोला है जिसमें यूनिफॉर्म मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके वो पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एम्बेडेड है, यानी कहीं कहीं पड़ा हुआ है। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है वो एक स्फीयर है, यानी एक गोला है, वो पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एम्बेडेड है, यानी पड़े हुए हैं। और इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि इसको रेजिन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप हलवा बनाते हैं तो हलवा आपका क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया और चीज़ें क्या हो गई? और जो आपका उसमें पड़ा हुआ किशमिश है, क्या चीज़? किशमिश, जो ये किशमिश आपका पड़ा हुआ है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इन्होंने कहा कि हलवा हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो पूरा चीज़ बनेगा वो हमारा एटम है और किशमिश इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तरह है पड़े हुए। इन्होंने तरबूज का भी एग्जाम्पल दिया कि ये जो पूरा रेड वाला सरफेस है, इसका रेड वाला पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो इसके सीड्स हैं ब्लैक वाले, ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। इनके एक अपोजिशन प्रतिद्वंदी थे, रदरफोर्ड जी थे। वो आए, वो कहा कि भैया आप तो गलत बता रहे हैं, अब मैं अपना मॉडल जो है बताऊंगा। लेकिन इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बताने से पहले एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको पढ़ना जरूरी है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया क्या? इन्होंने, इनके दोस्त थे दो, कौन कौन था? हंस गीगर थे और अर्नेस्ट मार्सडेन। कौन था? हंस गीगर। कौन था? हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन इनके दोस्त थे। कौन था इनके दोस्त? हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की एक पतली स्ट्रीम निकाली, किसी भी चीज से सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का। उसको जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली। फॉयल माने एक पत्ती ली गोल्ड की, यानी सोने की। अल्फा पार्टिकल्स के एक स्ट्रीम को इन्होंने एक सोर्स लिया, उससे निकाला। उसके बाद क्या किया? इन्होंने एक इसको सर्कुलर स्केल लिया। किसका लिया? सर्कुलर कहे आप कुछ लिया, सर्कुलर पोर्शन लिया। वो जिंक सल्फाइड से बना हुआ था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन था। इन्होंने किया क्या? जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन से बना था उस पे अल्फा पार्टिकल्स पहले भेजा, सोर्स भेजा, जो गोल्ड फॉयल रखा था उसके थ्रू। इन्होंने देखा क्या कि जो कुछ गोल्ड फॉयल है, मतलब जो गोल्ड फॉयल से क्या हो रहा था कि कुछ पोर्शन जो रेज था, अल्फा पार्टिकल्स था, वो पास हो जा रहे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना मुड़े, सीधे अंदर की तरफ से बाहर पीछे की तरफ निकल जा रहे थे। और कुछ पोर्शन को देखा कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ पोर्शन को देखा कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इनके दिमाग में ये बात आया कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है उसमें, एटम्स में, तभी वो पीछे की तरफ निकल जा रहा है या वापस लौट करके आ रहा है। तो अब इनका कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला वो हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि एटम के, अणु के, परमाणु के जो ज्यादातर पार्ट होते हैं वो हालो होते हैं, यानी खोखला होता है।
क्योंकि ऐसा इन्होंने देखा कि जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे इनके वो अनडिफ्लेक्टेड पीछे की तरफ निकल जा रहे थे। इसका मतलब कि एटम में जो है एम्प्टी होता है पार्ट कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट। और क्या इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं उसमें एटम में होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो इन्होंने भेजा वो क्या होता है, वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने जब पॉजिटिव पार्टिकल भेजा तो वापस क्यों आ जा रहा है, डिफ्लेक्ट क्यों हो जा रहा है? भाई डिफ्लेक्ट तो नहीं होना चाहिए। तो डिफ्लेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव चार्ज पहले से होगा तब ना ये रिपल्सन हो रहा है। तो इन्होंने ये बातें कही कि भाई रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम में पॉजिटिव चार्ज है। और इन्होंने ये भी कहा कि एटम में कुछ ऐसा बहुत ही हैवी पड़ा हुआ है। रदरफोर्ड ने फिर अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लाया कि अपने आप ये मॉडल ऑफ एटम बताएंगे कि जे थॉमसन को इन्होंने तो गलत प्रूव कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर मास और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होती है किसी भी एटम की वो उसके सेंटर में होती है। कहाँ होती है? सेंटर में। जैसे ये अगर आपका एटम हो गया तो जो आपका मास हो गया उसका मास कहाँ पे होगा? ज़्यादातर यहाँ पे होगा, उसके सेंटर में होगा उसका, और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ऑलमोस्ट सारे मास यहाँ पे होंगे। क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। जो न्यूक्लियस का साइज होगा, इन्होंने कहा ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस। इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन में। उन्होंने एक ऑर्डर बताया, वो क्या था कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, और जो एटम का रेडियस होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इन्होंने कहा कि एक एम्प्टी स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड। क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। क्या है? ये पूरा एम्प्टी स्पेस आपका है। कहा कि इसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, इसमें घूमते रहते हैं इस तरीके से। और इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और इन्होंने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं न्यूक्लियस के किनारे ऑर्बिट्स में। किसमें? ऑर्बिट्स में। ये एक इंपॉर्टेंट बात इनकी थी कि ऑर्बिट्स में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे। अब थोड़ी सी बातें, इनकी वीकनेस क्या थी, इनकी कमजोरी क्या थी, ये हम जान लेते हैं। वैसे इनका मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आया आगे, क्योंकि बोहर्स ने इन्हीं के मॉडल को देख के अपनी थ्योरी, बोहर्स थ्योरी दी थी। थोड़ा इस पे इंस्पायर हुए थे बोहर्स। तो बात करते हैं इनकी दिक्कत क्या आई। इन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या है? चार्ज बॉडी है। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है ये चार्ज बॉडी है। तो होगा क्या, जब ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, क्या करेगा? जब ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो होगा क्या, ये एक्सेलरेशन करेगा और उसके कारण ये क्या करेगा? लगातार एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, यानी एनर्जी निकालता रहेगा। क्या करेगा? लगातार ये ऐसे ऐसे मूव करेगा ना स्पाइरल पाथ में, तो लगातार ये एनर्जी अपना रेडिएट करता रहेगा। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, मतलब इसका परिणाम क्या होगा कि वो अपनी सारी एनर्जी रेडिएट कर देगा, यानी निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। फिर क्या होगा? जब भाई इसकी सारी एनर्जी खत्म तो वो ड्रॉप हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, गिर करके खत्म हो जाएगा। यानी ये जो एटम्स आए, अब इलेक्ट्रॉन आया, ये मूव करने लगा ऑर्बिट्स में, और एक्सेलरेशन के कारण उसकी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलने लगी। धीरे धीरे क्या होता गया, उसकी एनर्जी कम होती गई, और जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई फिर एक समय ऐसा आया कि वो जो है जाकर के न्यूक्लियस में गिर गया। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स खत्म तो एटम का क्या वैल्यू रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन से ही एटम होता है, तब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका फेल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल इन्होंने बताया था। अब हम बात करेंगे बोहर्स ने क्या कहा। बोहर्स की थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, अच्छी बातें इन्होंने बताई। इन्होंने उन्हीं का ट्रिक अपनाया, ऑर्बिट्स वाली। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। वही बात उन्होंने भी कही कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका एक अपना खुद का ऑर्बिट होता है। क्या होता है? उसका एक अपना खुद का ऑर्बिट होता है, जो
जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या सेल्स। हर एक एटम के लिए, मतलब हर एक एटम का अपना एक खुद का पर्टिकुलर का ऑर्बिट होगा, उसमें वो मूव करेगा। उन्होंने कहा कि जितना देर तक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, ना तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा और ना तो उसे एनर्जी कहीं से मिलेगी, ना वो लॉस करेगा। उनकी थ्योरी ये कहती है। और उन्होंने कहा कि एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर निकालेगा, एमिट करेगा, रिलीज करेगा। कब रिलीज करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से, मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, या फिर हायर से लोअर में या फिर लोअर से हायर में आता है, तब वो या तो एब्जॉर्ब करेगा और या तो एमिशन करेगा, यानी एनर्जी रिलीज करेगा। और इन्होंने एक बात कही कि केवल वही एनर्जी लेवल्स परमिटेड हो सकते हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम यानी जो हमारा MBR होगा, क्या होगा, जो हमारा MBR होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 पाई का। कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, कि इंटीग्रल मल्टीपल हो गया h/2 पाई का। और जहां n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, इस तरीके से आगे सारी वैल्यू होती चली जाएगी, यानी h/2 पाई का वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो उसी एनर्जी लेवल्स का केवल परमिशन उसमें होगा, जहां पे h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। क्या होती है, 6.634 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। एक बात इसमें हम और कर लेते हैं एनर्जी सेल्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में। बोहर्स की मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते थे। क्या होता था, ये मान लीजिए ऑर्बिट्स है किसी इलेक्ट्रॉन्स के, तो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग, जिन्हें हम एनर्जी लेवल या सेल्स बोलते थे। बोहर ने उसके लिए क्या किया, 1, 2, 3, 4 और KLMN करके उसे डिजाइन कर दिया, नंबर दे दिया। ये देखिए लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और KLMN, उसी को K = 1, L = 2, M = 3, N = 4, ऐसे करके उन्होंने जो है नंबर दे दिया। इन्होंने एक बात और कही कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो 2n² हो सकते हैं। अब 2n² का मतलब क्या, n यहाँ पे क्या है, तो n एक नंबर है जिसे हम कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आप करोगे क्या, 2 करोगे, क्योंकि 2 और n², n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट, तो 1², यानी कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। सेम एज अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है आपका, ये है सेकंड ऑर्बिट, ठीक, ये क्या है आपका सेकंड ऑर्बिट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 × 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 8 हो गया, यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। ऐसे ही आपका आगे निकालते जाइए, 2, 8, फिर आपका आएगा 18, 32, इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।